1 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप गवर्नमेंट ऑन कोविड-19 एक्स ग्राशिया। देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहां पे फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि भाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोविड-19 से अफेक्टेड पर्संस को एक्स ग्राशिया पेमेंट नहीं दिया है। क्या है ये एक्स ग्राशिया पेमेंट? अगर आप सेक्शन 12 उठा के देखते हो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, तो सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या बोलता है? गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ। यहां पे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस रिकमेंड करेगी जिनके बेसिस पे डिजास्टर के दौरान कुछ रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी लोगों को। इस रिलीफ में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड इन रिलीफ कैंप्स इन रिलेशन टू शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर, सैनिटेशन। फिर विडोज और ऑर्फन्स के लिए क्या क्या दिया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट, एक्स ग्राशिया असिस्टेंस ऑन लॉस ऑफ अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एज ऑल्सो असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू हाउसेज एंड रेस्टोरेंट्स और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो कोविड-19 के समय पे, चूंकि कोविड-19 एक डिजास्टर है, लोगों की जानें जा रही हैं, तो जिन लोगों की जानें गई हैं उनके फैमिली मेंबर्स को कुछ एक्स ग्राशिया पेमेंट, कुछ यहाँ पे कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर आप सेक्शन 12 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को देखो, और बहुत सारे यहाँ पे पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है कि भाई सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर यही एक्स ग्राशिया पेमेंट सरकार ने नहीं दिया है। तो इसी को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रॉपर बहस चल रही है। तो एक जस्टिस अशोक भूषण द्वारा लेड एक बेंच ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 6 हफ्ते दिए हैं कि आप गाइडलाइंस फिक्स करिए और इन गाइडलाइंस के हिसाब से आप बताइए कि आप कितना एक्स ग्राशिया पेमेंट देने वाले हो फैमिलीज को। हालांकि पैसा कितना देना है ये एनडीएमए पे ही छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये खुद नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में टांग नहीं बढ़ाई है कि कितना पैसा दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोल दिया है कि भाई सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से आपको कोविड-19 के जो भी अफेक्टेड लोग हैं, जिनकी जाने गई, उनको कुछ ना कुछ एक्स ग्राशिया पेमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। समझ गए? तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ में कुछ ना कुछ पैसा आपको सेक्शन 12 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में देना है। अब यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल है सरकार की तरफ से, तुषार मेहता साहब, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि देखिए, जो सेक्शन 12 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, ये रिकमेंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो जो चीज रिकमेंडेटरी है इसको करना जरूरी नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि अगर आप सेक्शन 12 को पढ़ते हो तो इसमें एक शब्द आता है शैल। यहाँ पे सेक्शन 12 में शैल कहां पे दिखता है? विच शैल इंक्लूड, और इस शैल में एक्स ग्राशिया असिस्टेंस आ रहा है। तो अगर आप इस शैल को इन्फर करते हो तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको देना ही है यहाँ पे एक्स ग्राशिया पेमेंट। तो सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये जो शैल नाम का शब्द है, इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार को और एनडीएमए को बोला है कि भाई एक्स ग्राशिया पेमेंट देना, कंपनसेशन देना आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। एंड दिस इज नॉट, दिस इज नॉट वॉलंटरी। ये कोई ऐसा नहीं कि रिकमेंडेटरी है, सरकार देना चाहे तो देना, देना चाहे तो नहीं दे, आपको देनी है, ये मैंडेटरी है। और खास बात यहाँ पे ये है कि जस्टिस शाह जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उसने सरकार से एक और सवाल पूछा है। सरकार ने बीच में बोला कि देखिए, कोविड-19 एक वन टाइम डिजास्टर नहीं है, मतलब एक परमानेंट डिजास्टर है। तो क्या कोविड-19 एक वन टाइम डिजास्टर नहीं है तो उसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर लाओगे ही नहीं? तो यहाँ पे भले ही सरकार का ये पॉइंट है कि देखिए हमारे पास पैसे हैं, बट इस पैसे को हम फूड के लिए, मेडिकल केयर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इकोनॉमिक पंपिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था 20 लाख करोड़ का। आज ही के एडिटोरियल में मैंने आपसे बात की है कि सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक के बाद 6.29 लाख करोड़ का जो पैकेज आ रहा है, उसमें ज्यादातर लोन गारंटीज दी जा रही हैं। ईसीएलजीएस को 1.5 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा लाइन दी गई। ओवरऑल इकोनॉमी को पंप इन करने के लिए, लोन एक्सटेंड करने के लिए बहुत सारे फीचर्स आए हैं। लेकिन सीधे सीधे एक्स ग्राशिया पेमेंट दिया जाए, लोगों को सीधे सीधे अकाउंट में पैसा डाल के मदद की जाए, ऐसा कोई अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से नहीं आया है। सरकार का बोलना है हमारे पास पैसा है, लेकिन हम इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, फूड, मेडिकल केयर, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन में उस पैसे को लगाना चाहते हैं, ना कि हम सीधे सीधे लोगों की जेब में पैसा डालना चाहते हैं। ये सरकार का बोलना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि नहीं भाई, सेक्शन 12 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में शैल बी गिवन एक्स ग्रेशिया पेमेंट, इसको इन्फर करते हुए आपके ऊपर एक स्टैट्यूटरी और मैंडेटरी रिस्पांसिबिलिटी है कि आपको एक्स ग्रेशिया पेमेंट देनी ही पड़ेगी कोविड-19 में। हाँ, कितनी दोगे वो आप अपना डिसाइड कर सकते हो, उसके लिए हम आपको कुछ समय देते हैं, इसमें अपनी गाइडलाइंस को फिक्स कर लीजिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में
फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, अपने ट्विटर हैंडल्स पे, जो भी बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं, अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, जहां जहां पे भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं प्लीज पोस्ट करिए। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन 4-5 लोगों तक भी मेरी वीडियोस को पहुंचा देगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस लगातार शेयर करते हैं, जो नहीं कर रहे हैं मेरी उनसे अपील है कि प्लीज इसको शेयर करिए। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इस प्रकार की जो करंट अफेयर्स हैं डेली के बेसिस पे मेरी वेबसाइट पे इनका डिटेल्ड एनालिसिस होता है। एक प्रकार की शॉर्ट नोट टाइप्स के आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, वो मैं वहाँ पे एक जगह पे आपको कंपाइल करके दे देता हूँ। आप वहाँ से भी मेरे कंटेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने मैसेज भेज के सवाल भी पूछ सकते हैं। जब भी मुझे सही लगेगा मैं सवाल टेकअप करूंगा। आजकल मैं इंस्टाग्राम के सवाल टेकअप इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, एग्जाम पास आ रहे हैं, तो मेरा जो सबसे पहली प्रायोरिटी वो आपका कोर्स खत्म कराना है। बीच बीच में मैं 1-2 सवाल टेकअप करता रहूंगा। तो आप सवाल भेज के इस इंतजार में मत बैठिए कि मेरा जवाब आएगा। आप सवाल भेज दीजिए, मुझे सब समय लगेगा, मैं जवाब देख लूंगा, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, जो ब्रॉड क्वेरीज हैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड और आपकी लाइफ से रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन टिप्स वाली प्लेलिस्ट में और डाउट सॉल्विंग शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट में। आप वहां पे जाके उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गूगल रिमूव्ड ओवर 59,000 कंटेंट पीसेज इन अप्रैल। गूगल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसमें भी यूट्यूब एक प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है, अप्रैल 2021 में 59,350 पीसेज ऑफ कंटेंट को हटाया है 27,700 कंप्लेंट्स के बेसिस पे। ये जो 27,700 कंप्लेंट्स हैं इंडिविजुअल यूजर्स से आई हैं, कुछ कंप्लेंट सरकार की तरफ से आई होंगी, तो इन कंप्लेंट्स के बेसिस पे 59,350 पीसेज ऑफ कंटेंट को आप कह सकते हो कि गूगल ओन्ड प्लेटफॉर्म पर से हटाया गया है। ये सब किसके हिसाब से हो रहा है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 के बेसिस पे हो रहा है। ओके, तो अब समझिए, इंडिया में ये जो आईटी रूल्स हैं ये उन प्लेटफॉर्म्स पे लागू होंगे जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को एक मंथली कॉम्प्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है। उस मंथली कॉम्प्लायंस रिपोर्ट में ये यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स आई और हमने उन कंप्लेंट्स पे क्या क्या एक्शन लिया। और हमारे जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं, हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी एल्गोरिदम है, वो किस प्रकार से काम करती हैं, कंटेंट को सेग्रीगेट करती हैं, इसका भी एक ब्यौरा अपनी मंथली रिपोर्ट में यूट्यूब देगा, ठीक है। तो गूगल ने पहली बार एक मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया है न्यू आईटी रूल्स के अंदर। काश ट्विटर भी यूट्यूब से कुछ सीख पाता और प्रोएक्टिव बेसिस पे आईटी रूल्स को इंप्लीमेंट कर पाता। देखिए, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में ये आईटी रूल्स अच्छे तरीके से ही सामने आएंगे, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। किसी भी अकाउंट को पहले जो डिलीट कर दिया जाता था उससे पहले एक यूजर को बताया जाएगा, एक प्रॉपर नियम कानून के हिसाब से चीजें होंगी जो कि कहीं ना कहीं सही है। ओके, तो 27,762 कंप्लेंट्स आई थी। आपको पता है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स और जो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मीडिएटर है। कैसे मीडिएटर? तो मान लीजिए मैं थर्ड पार्टी हूं, मैं थर्ड पार्टी होकर YouTube पे कंटेंट अपलोड कर रहा हूं और आप लोग व्यूअर्स हो, आप लोग मेरे इस डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल को देख रहे हो, और YouTube एक मीडिएटर है। तो YouTube मीडिएटर है, मैं थर्ड पार्टी पर्सन हूं जो कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं और आप लोग कंटेंट देख रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट आ रहा है वो यूट्यूब या ट्विटर का खुद का नहीं है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स का है, और व्यूअर्स आप लोग हो। तो यूट्यूब बस एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो किसी भी कंप्लेंट के अगेंस्ट, किसी मतलब ऐसी शिकायत के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट आती है तो यूट्यूब वहाँ पे चीजें देखेगा। ज्यादातर जो आप कंप्लेंट्स देखोगे वो कॉपीराइट से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल के कॉपीराइट सेक्शन में जाऊं तो मैं ये देखता हूं कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस को कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ओके, देयर आर न्यूमरस चैनल्स। तो अगर मैं उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारता हूं तो उस बेसिस पे यूट्यूब उनके कंटेंट को हटा देगा। तो दिस विल बी वन इंस्टेंस ऑफ कंटेंट रिमूवल। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। उसी प्रकार से किसी कंपनी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करना, कोई लीगल बैटल आ गया, काउंटरफेट, डिफेमेशन, सर्कमवेंशन, इन सब चीजों के बेसिस पे भी कंटेंट को टेक डाउन किया जा सकता है। ओके, अगर आप बात करो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021, तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट पिक्चर्स अगर कहीं पे भी इंटरनेट पे अपलोड हुई हैं उनको 24 घंटे में हटाना जरूरी है। और मंथली
कॉम्प्लायंस रिपोर्ट्स को पब्लिश करना ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जरूरी है। एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को बनाना कि मान लो किसी का कंटेंट हटाया गया, तो जिसका कंटेंट हटाया गया है वो इस पर्टिकुलर एक्शन के अगेंस्ट में एक अपील फाइल कर सके कि भाई आपने जो मेरा कंटेंट हटाया ये सही नहीं है, मेरा कंटेंट को रीस्टोर करो। और जब भी कोई इंफॉर्मेशन, जब भी कोई लेबल, जब भी कोई कंटेंट किसी यूजर के सामने जाता है, तो यूजर को पता होना चाहिए कि वो कंटेंट किसके द्वारा ओन्ड है, क्या वो कंटेंट ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के उसके सामने आया है या फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसके सामने आया है, स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड तो नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ों से जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पोस्ट होते हैं, जो कम्युनल पोस्ट होते हैं, जहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने की बात की जा रही होती है, कहीं ना कहीं उस कंटेंट को सेग्रीगेट किया जा सकता है अगर एक लेबल लगा दोगे आप इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में साइबर सिक्योरिटी में और जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया रैंक्स 10 इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। देखिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 यहाँ पे रिलीज की गया है और इंडिया की 10वीं पोजीशन है इसमें। किसने रिलीज किया इसको? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इसको रिलीज किया। हमारे देश को एक ग्लोबल आईटी सुपर पावर बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। एक्चुअली में हमारा देश एक ग्लोबल आईटी सुपर पावर बन रहा है और ये बात किस चीज से पता चलती है? ये बात इस चीज से पता चलती है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया को 10वीं रैंक दी गई है आईटीयू के द्वारा। मतलब इंडिया में डाटा प्राइवेसी को लेके और ऑनलाइन राइट्स को लेके काफी कुछ किया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की जो पोजीशन है वो 37 प्लेसेस इंप्रूव हुई है। ओके, और हम लोग 10th बेस्ट कंट्री बन गए। सबसे बेस्ट कंट्री कौन है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में? तो यूएसए है। उसके बाद यूके, सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे एस्टोनिया आता है। तो भले ही यूएसए और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज साइबर सिक्योरिटी में पहले दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन इनके यहाँ पे जो मेजर कंपनीज हैं उनके ऊपर तगड़े साइबर अटैक्स हुए हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही है। इंडिया की बात की जाए तो एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया चौथे नंबर पे। हम लोग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काफी कुछ कर रहे हैं। ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का असेसमेंट हुआ है, ये 5 पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस को देख के हुआ है। कौन कौन से 5 पैरामीटर्स? लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कोऑपरेशन। और इसके बेसिस पे एक ओवरऑल स्कोर डिवाइस किया गया है और ये पता किया गया है कि भाई कौन कौन सी रैंक पे आता है। इंडिया आता है 10वें नंबर पे। तो ये जो आपका ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स आया है, इसने दिखाया कि इंडिया में बहुत ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुआ और स्ट्रेंथनिंग हुई है साइबर सिक्योरिटी डोमेन की। इंडिया ने टोटल 97.5 पॉइंट सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 100 और इसीलिए जीसीआई 2020 में इंडिया की 10वीं पोजीशन है। 5 पिलर्स के बेसिस पे ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को डिवाइस किया जाता है। और ये बात तो आपको पता चली गई होगी कि जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रिलीज करता है। एक ट्रस्टेड रेफरेंस है। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी किस देश में कितनी है उसके रिस्पेक्ट में ये रिपोर्ट निकाली जाती है। 5 पिलर्स पे इसको असेस किया जाता है। 5 पिलर्स कौन से वो यहां आपको बता दिए। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करिए तो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी जिसका काम है टू कोऑर्डिनेट टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशंस एंड सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को फाउंड किया गया था। इसको पहले जब फाउंड किया गया था इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। जब 1865 में बना था तब नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ये जो आईटीयू है दिस इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहां पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं। ये वाली जो न्यूज थी जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और जनरल स्टडीज पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी में आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया कट्स क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट टैक्स। देखिए, इंडिया ने जो इंपोर्ट टैक्स है ऑन क्रूड पाम ऑयल इसको 15% से घटा के 10% किया है 3 महीनों के लिए। तो ये जो नई इंपोर्ट ड्यूटी है वो 30 जून से इफेक्टिव होगी। अब पाम ऑयल का इंपोर्ट जो इंडिया में होता है इसके मस्टर्ड ऑयल पे क्या इंपैक्ट्स होते थे, इसके लिए कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मस्टर्ड ऑयल ब्लेंडिंग बैंड इन इंडिया। मस्टर्ड ऑयल ब्लेंडिंग मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारेंगे आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था, डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल था जिससे कि मैंने इस पर्टिकुलर न्यूज को निकाला था। मस्टर्ड ऑयल ब्लेंडिंग किस प्रकार से गलत थी इंडिया का खर्चा बढ़ाने में, उसको मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। कैसे मस्टर्ड ऑयल ब्लेंडिंग में मस्टर्ड ऑयल कम होता था, पाम ऑयल और बाकी प्रकार के ऑयल ज्यादा होते थे।
मस्टर्ड ऑयल के क्या क्या नुकसान है, क्यों नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, साउथ इंडिया में कम होता है, इन सब चीज़ों को मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाया है। काफ़ी यूजफुल इंसाइट्स हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जाके देख लीजिए। बहरहाल अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट। तो अब देखिए, ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो क्रूड पाम ऑयल पे 10% की गई, रिफाइंड पाम ऑयल पे 37.5% की गई। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, इसको पेट्रोल से कंपेयर करो। जो पेट्रोल और डीजल होता है दैट इज रिफाइंड क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपको मतलब बिल्कुल ही क्रूड फॉर्म में किसी काम का नहीं है, उसका डिस्टिलेशन होता है प्रॉपर, उससे रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू जब उसमें से डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है, बाकी कैस्ट्रोल जीटीओ इस तरीके के जब ऑयल्स बनाए जाते हैं तब वो यूजेबल फॉर्म में आता है। उसी प्रकार से पाम ऑयल होता है। क्रूड पाम ऑयल काम का नहीं है, पाम ऑयल की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो रिफाइंड पाम ऑयल होता है उसको एडिबल और नॉन एडिबल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए क्रूड पाम ऑयल के ऊपर हमारे देश में इंपोर्ट ड्यूटी कम है, 15% थी, उसको कम किया गया 10% पे किया गया। और रिफाइंड पाम ऑयल जो था उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी 37.5% है, मतलब कि बेसिक कस्टम ड्यूटी। मैं आपको बता दूं, बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर जीएसटी भी लगता है, कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं, और ओवरऑल जो फाइनल आपका ड्यूटी होती है, टैक्सेस होते हैं ऑन इंपोर्ट्स, वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि जीएसटी भी आ जाता है उसमें, बेसिक कस्टम ड्यूटीज भी आ जाता है, कुछ सेस सरचार्जेस लगते हैं वो भी आ जाता है। तो ये जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, क्रूड पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है उसके ऊपर ड्यूटी घटाई गई। क्यों? क्योंकि पिछले एक साल में हमने देखा है कि डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेस दुगने हो गए। मतलब हमारे यहाँ पे जो तेल इस्तेमाल होता है खाना वगैरह पकाने के लिए, इसके दाम दुगने हो गए। इंडिया अपने एडिबल ऑयल डिमांड को 2/3% इंपोर्ट्स के थ्रू मीट करता है। ये जो मीथेन, ये जो आपका ये अरे अरे ये ऑयल ब्लेंडिंग वाली वीडियो बनाई है ना, सॉरी मस्टर्ड ऑयल ब्लेंडिंग वाली वीडियो बनाई ना, इसको जरूर देख लो, इसमें भी आपको कुछ क्रेडिबल इनसाइट्स और स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे। ठीक है। अब आप देखोगे कि पाम ऑयल की कितनी कैटेगरीज इंडिया में यूज होती हैं, तो आरबीडी पाम ऑयल, आरबीडी पाम ओलिन, आरबीडी पाम स्टिरेन। देखिए पाम ऑयल बहुत जगह इस्तेमाल करता है। मस्टर्ड की ब्लेंडिंग में पाम ऑयल इस्तेमाल होता था, मैं आपको बता दूं। आपका जो साबुन होता है ना जो कि आप इस्तेमाल करते हो, उसमें पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। आप मॉइस्चराइजर्स यूज करते हो, उसमें पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। अगर आप एक फेस वॉश इस्तेमाल करते हो वापस आने के बाद घर में मुंह धोने के लिए, उसमें पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल नाना प्रकार की चीजों में इस्तेमाल होता है। जितने भी एडिबल ऑयल आपको मिलेंगे उसमें पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। हाँ, साउथ इंडियन स्टेट्स में पाम ऑयल का यूजेज कम है, क्योंकि साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके चलते पाम ये जो मस्टर्ड ऑयल की और पाम ऑयल की यूजेज साउथ इंडिया में कम है। बट खाने पीने में कम है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स में तो पाम ऑयल यूज हो रहा है। पाम ऑयल लिटरली ऑलमोस्ट बहुत सी चीजों में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो सीधे सीधे खाने पीने की चीजें हो या फिर आपकी कॉस्मेटिक्स की चीजें हो। जो बोरोलीन वगैरह आप लगाते हो उसमें भी थोड़ा हद तक पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत यूजेज है पाम ऑयल के, और इसलिए पाम ऑयल का इंपोर्ट भी हमारे यहाँ पे ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री बॉडी एसईए, एसईए क्या है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस बॉडी का यह बोलना है कि इंडिया का जो पाम ऑयल इंपोर्ट है वो 48% बढ़ा है मई 2021 में। कितना पहुंच गया? 7,69,602 टन। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल बायर है। मई 2020 में हम लोगों ने 4 लाख से ज्यादा टन ऑफ पाम ऑयल को इंपोर्ट किया था। टोटल जो वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स हैं इंडिया के, वो 68% बढ़े और मई 2021 में 12.49 लाख टन पहुंच गए। याद करिएगा, ये टोटल ऑयल इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, और मई 2020 में 4 लाख टन पाम ऑयल इंपोर्ट हुआ था। ओवरऑल देखो तो मई 2020 में जो टोटल इंपोर्ट था ऑयल का वो था 7.43 लाख टन, और इस 7.43 लाख टन में 4 लाख टन तो पाम ऑयल ही था। और ये जो 7.43 लाख टन मई 2020 में हमने इंपोर्ट किया था, मई 2021 में ये 12.49 लाख टन पहुंच गया। तो कुल मिला के आप देखो तो पाम ऑयल का इंपोर्ट और ओवरऑल एडिबल ऑयल का इंपोर्ट्स इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये फिगर्स आपके सामने यहाँ पे हैं। 4,05,106 टन पाम ऑयल मई 2020 में इंपोर्ट हुआ था। टोटल कितना इंपोर्ट हुआ था मई 2020 में? 7.43 लाख टन। अब वो 68% ज्यादा हो गया है और 12.49 लाख टन पहुंच गया। अगर आप देखो तो हमारे देश में जितना टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट हो रहा है उसका 60% पाम ऑयल है। तो अगर 100 किलो पाम ऑयल इंडिया के अंदर इंपोर्ट 100 किलो टोटल वेजिटेबल ऑयल इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है, तो उसमें से 60 किलो तो आपका पाम ऑयल ही होगा। ओके,
तो इसीलिए पाम ऑयल के ऊपर यहाँ पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है सरकार ने कम की है, क्योंकि एडिबल ऑयल्स को बनाने में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता ही है। तो अगर पाम ऑयल के इंपोर्ट दाम ज़्यादा रहेंगे तो फाइनली जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस हमारे डोमेस्टिक मार्केट में होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए हमारी जो मस्टर्ड की ब्लेंडिंग है ना, इसको बंद किया गया है। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, मस्टर्ड ऑयल कड़वा तेल है और मस्टर्ड की खेती हमारे यहाँ पे किसान करते हैं। अब पहले क्या होता था कि मस्टर्ड ऑयल में 20% या 30% मस्टर्ड है और 70% पाम ऑयल मिला दिया गया। तो अब समझिए, मस्टर्ड तो हम अपने देश में पैदा कर रहे हैं और बाहर से पाम ऑयल को इंपोर्ट करके मस्टर्ड में मिला दे रहे हैं, तो वो पाम ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका तो दाम ज्यादा है ना, तो ओवरऑल दाम बढ़ेंगे। तो जब मस्टर्ड ऑयल ब्लेंडिंग बंद की गई, मतलब अब आपको केवल मस्टर्ड ऑयल बेचना है, उसमें आप पाम ऑयल नहीं मिला सकते। तो इससे होगा क्या कि जो हमारे फार्मर है वो मस्टर्ड ज्यादा उगाएंगे, तो हम लोग एक्सपोर्ट्स के ऊपर कम डिपेंडेंट होंगे। ठीक है ना। पाम ऑयल जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उसका दाम जब बढ़ता है तो हम लोग इफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम पूरा का पूरा मस्टर्ड ऑयल अपने यहाँ पे उगाया हुआ इस्तेमाल करेंगे तो पाम ऑयल का जो कंजम्पशन है वो कम होगा, तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल है वो भी कम होगा। ठीक है। कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 2019-20 में अगर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी देखी जाए एडिबल ऑयल्स की, चाहे प्राइमरी सोर्सेज हो चाहे सेकेंडरी सोर्सेज हो, वो कितनी है? 10.65 मिलियन टन। ओके। टोटल डिमांड कितनी है एडिबल ऑयल्स की इंडिया में एक साल में? 24 मिलियन टन। तो 24 मिलियन टन में से 10.65 मिलियन टन तो हम लोग खुद बना रहे हैं, लेकिन 13.35 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। 56% ऑफ आवर डिमांड इज इंपोर्टेड व्हेन इट कम्स टू एडिबल ऑयल। 7 मिलियन टन पाम ऑयल इंपोर्ट होता है, 3.5 मिलियन टन सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट होता है, 2.5 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन ऑयल ज्यादातर कहां से आता है? अर्जेंटीना ब्राजील से। पाम ऑयल कहां से आता है? इंडोनेशिया मलेशिया से। और सनफ्लावर ऑयल कहां से आता है? यूक्रेन से और अर्जेंटीना से। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। रशिया बिगन्स कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर यूनिट एट कुडनकुलम। भाई देखिए, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की 5वीं यूनिट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। टोटल कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 यूनिट्स की बात हुई थी और ये बोला गया था कि ये जो केएनपीपी नाम की कंपनी है, बेसिकली जो केएनपीपी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो कि रशिया और इंडिया के क्लोज कोऑपरेशन का एक बड़ा जीता जागता एग्जांपल है, ये टोटल 12 कंस्ट्रक्शंस करवाएगा इंडिया में। एक एक करके देखते हैं। ये जो 5वीं यूनिट का काम किया है, इसकी फाउंडेशंस को बनाया जा रहा है। ठीक है। रिएक्टर बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस रिएक्टर बिल्डिंग में कंट्रोल रूम होगा, टरबाइन बिल्डिंग होगी, पावर सप्लाई होगी। तो ये सब चीजें, मतलब कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि यहाँ पे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की 5वीं यूनिट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। एक और बात बता दूं, इसकी एक यूनिट 1000 मेगावाट की है। 2 यूनिट्स अब तक ऑपरेशनल हो चुकी हैं। तो एक यूनिट 1000 मेगावाट की, 2 यूनिट्स ऑपरेशन है, मतलब 2000 मेगावाट की पावर कुडनकुलम पावर प्लांट से पैदा हो रही है। और अभी के लिए 4 यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यूनिट 3 और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 5वें पे काम यहाँ पे शुरू हो गया है। ठीक है भाई। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। रोजाटोम, जो कि एक रशिया की कंपनी है, इट इज रेडी टू लॉन्च द सीरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेशन 3+ न्यूक्लियर डिजाइंड रशियन डिजाइन न्यूक्लियर पावर यूनिट्स इन इंडिया। तो कुल मिला के यहाँ पे यूनिट 5 के लिए कंस्ट्रक्शन चालू हो गया रशियन कंपनीज के द्वारा, ये बात बताई जा रही है। तो ये जो रोजाटोम नाम की कंपनी है, ये 6 यूनिट्स बना रही है VVER 1000। अब आप बोलोगे कि ये VVER क्या है, तो इसको वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर बोलते हैं। ओके। तो एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, 1000 मेगावाट की यूनिट है। 6 यूनिट्स बनाई जानी है लाइट वाटर रिएक्टर से। दिसंबर 2014 में ये डिसाइड हुआ था इंडिया रशिया के बीच में कि भाई 12 और यूनिट्स बनाई जाएंगी कॉर्पोरेशन के थ्रू। हालांकि वो लॉन्ग टर्म प्लान है, अभी के लिए तो 2 ही यूनिट्स फंक्शनल है, तीसरी चौथी यूनिट भी बन रही है और 5वीं छठी अब यहाँ पे बनना शुरू हो गई है। 10 अप्रैल 2014 को जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया रशिया के बीच में और ये बोला गया कि तीसरी और चौथी यूनिट बनाई जाएगी और 5वीं छठी यूनिट का निगोशिएशन शुरू हुआ। तीसरी और चौथी यूनिट पे काम हो रहा है और 5वीं का काम यहाँ पे चालू हो गया। 2 यूनिट्स यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शनल है। अब आप सोचो कि जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, केएनपीपी है, इसके ऊपर जो निगोशिएशन है बहुत पहले से चल रहे हैं। इसका जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है ना, वो 1988 में साइन हुआ था राजीव गांधी और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच में। क्यों? चूंकि इंडिया न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था और एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया को चाहिए थी। तो रशिया ने बोला था ठीक है भाई, हम आपके लिए बनाएंगे। रशिया का तो सिंपल सीन है,
रशिया अपनी टेक्नोलॉजी बेच के पैसा कमाता है, तो वो वेपन टेक्नोलॉजी बेचते हैं, वो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बेचते हैं, ये सब करता है रशिया। कल की डेट में आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पाकिस्तान में बनाने लगे, और वेपन्स तो रशिया पाकिस्तान को बेच ही रहा है। 2000 में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ था कुडन कुडन न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और जो पहली न्यूक्लियर पावर यूनिट थी उसको शुरू तो होना था 2009 में, बट वो शुरू हुआ था 2011 में। अभी के लिए बात की जाए तो हमारे देश में 21 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पावर जनरेशन कैपेसिटी कुडनकुलम की है। इंडिया रशिया के रिलेशंस में ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज और इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, चाइना सर्टिफाइड मलेरिया फ्री आफ्टर 70 ईयर फाइट। देखिए, चाइना को मलेरिया फ्री सर्टिफाई कर दिया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। पिछले 70 साल से चाइना इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसको मलेरिया फ्री डेजिग्नेट किया जाए, और फाइनली उसने ये फीट अचीव कर ली है। चाइना में 30 मिलियन केसेस मिले थे। देखिए, 1940s के समय पे 3 करोड़ केसेस पाए जाते थे चाइना में सालाना, लेकिन अब पिछले 4 सालों में चाइना में एक भी इंडियन इंडिजीनियस केस मलेरिया का नहीं है। तो ऐसी 40th टेरिटरी है चाइना जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया है जेनेवा बेस्ड डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ये मैं डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे आया हूं, यहाँ पे ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम आपको दिख रहा है, कंट्रीज एंड टेरिटरीज सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 में चाइना को मलेरिया फ्री बोल दिया गया है। थोड़ा नीचे आता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका चाइना और उसके सामने 2021। अब सवाल ये उठता है कि आपके दिमाग में ऑब्वियस ये बात आएगी कि क्या इंडिया मलेरिया फ्री है? ऑब्वियस ही बात है, मलेरिया फ्री नहीं है। अभी भी हम मलेरिया के मेनस से जूझ रहे हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो टारगेट्स हैं मलेरिया के, उनको कहीं ना कहीं हम मीट कर रहे हैं, बट हम मलेरिया फ्री नहीं हुए हैं। साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं हम लोग, और साउथ ईस्ट एशिया में केवल 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अभी के लिए मलेरिया फ्री हैं, एक मालदीव्स और एक श्रीलंका। मालदीव्स 2015 मलेरिया फ्री हुई थी और श्रीलंका 2016 मलेरिया फ्री होता। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप बोलोगे सर हम तो साउथ एशिया में हैं। देखिए, हम साउथ एशिया में, बट यहाँ पे डब्ल्यूएचओ मलेरिया को फ्री वाला रीजन किस हिसाब से दिखा रहा है? जैसे चाइना है, चाइना को यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक में दिखाया गया है, ठीक है। तो साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया से मत करिए, मतलब हमारी नेबरिंग कंट्रीज में इतना समझिए कि मालदीव्स और श्रीलंका 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको मलेरिया फ्री बोला गया है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल ये अभी भी कहीं ना कहीं मलेरिया से जूझ रहे हैं। चाइना यहाँ पे मलेरिया फ्री हो गया है, ये एक बहुत बड़ा फीट है। यही सब चीजें तो हमको चाइना से सीखनी है। दे आर एक्चुअली मीटिंग देयर टारगेट्स एंड वी आर नोवेयर नियर टू इट। दैट इज वन थिंग विच वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना। तो चाइना ऐसी 40th टेरिटरी बन गई है जिसको मलेरिया फ्री बताया गया जेनेवा बेस्ड डब्ल्यूएचओ के द्वारा। आखिरी ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा? तो एल सल्वाडोर को 2021 में डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री। अल्जीरिया और अर्जेंटीना को 2019 में डिक्लेयर किया गया था मलेरिया फ्री। पैराग्वे और उज्बेकिस्तान को 2018 में डिक्लेयर किया गया था मलेरिया फ्री। वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में डब्ल्यूएचओ की पहली कंट्री है पिछले 3 डेकेड्स में जिसको मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन यहां पे दिया गया है, और वो है चाइना। इसके अलावा अगर आप देखो तो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको मलेरिया फ्री का दर्जा दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था 1981 में, सिंगापुर को दिया गया था 1982 में, और ब्रुनेई दारुस्सलाम को दिया गया था 1987 में। ठीक है भाई, डब्ल्यूएचओ की जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है 2020 की, इसका ये बोलना है कि मलेरिया दुनिया भर में बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं मलेरिया के वो अफ्रीकन कंट्रीज में आ रहे हैं। वहां पे नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा आ रही है मलेरिया की। लगभग 90% से ज्यादा दुनिया भर की मलेरिया की डेथ्स अफ्रीका में होती हैं। 2,65,000 से ज्यादातर लोग यंग चिल्ड्रन हैं जो कि मलेरिया से मरते हैं। अभी मलेरिया का फ्री स्टेटस डब्ल्यूएचओ में पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक 0 इंडिजीनियस केसेस होने चाहिए मलेरिया के आपके देश में, तो उसके बेसिस पे आपको मलेरिया फ्री स्टेटस डब्ल्यूएचओ देगा। हालांकि आपके यहाँ पे लगातार 3 साल तक 0 इंडिजीनियस केसेस हैं मलेरिया के, ये दिखाने के लिए आपको बहुत रिगरस एविडेंस प्लेस करना पड़ेगा डब्ल्यूएचओ के सामने। आपको कैपेसिटी डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी कि आप मलेरिया को फैलने वाले सारे फैक्टर्स को कंट्रोल में ला चुके हैं, और अब आपके यहां मलेरिया नहीं फैलेगा, रीइमर्ज भी नहीं करेगा। इंडिया में मलेरिया के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो इंडिया ने मलेरिया की मॉर्बिडिटी को 83.34% कम किया है, और मलेरिया मॉर्टेलिटी को 92% कम किया है बिटवीन 2000 एंड 2019।
अब यहाँ पे दो शब्द हैं, मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मॉर्बिडिटी अलग शब्द है, मॉर्टिलिटी अलग शब्द है। मॉर्टिलिटी का मतलब होता है कि आदमी मर गया, समझ गए, और मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है, तो आदमी नॉर्मली हेल्दी नहीं है। एक होता है हेल्दी आदमी, एक होता है बीमार आदमी। तो हेल्दी आदमी नहीं है, वो हेल्दी कंडीशन से बाहर निकल गया, उसको कोई बीमारी पकड़ ली, तो वो हो गई मॉर्बिडिटी, और जब वो मर गया तो वो हो गई मॉर्टिलिटी। अभी 2000 की बात करिए तो 2000 में मॉर्बिडिटी मतलब 20,31,790 केसेस थे मलेरिया के, और डेथ्स हुई थी 932। और 2019 का डाटा देखोगे तो मॉर्बिडिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस मलेरिया के थे 3,38,000 और डेथ्स थी 77। तो 2000 से लेकर 2019 के बीच में मलेरिया की मॉर्बिडिटी मतलब नंबर ऑफ केसेस जो लोग की मलेरिया से इन्फेक्टेड हैं वो 83.34% घटे हैं, और मलेरिया से रिलेटेड मॉर्टिलिटी 92% घटी है। तो हमने गोल 6 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को मीट कर लिया है। क्या गोल था, 2000 से लेकर 2019 के बीच में हमने 50 से लेकर 75% डिक्रीज किया है मॉर्बिडिटी में भी और मॉर्टिलिटी में भी। मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी के बीच के फर्क को याद रखिएगा, ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी के क्वेश्चंस में कहीं पे अगर मॉर्बिडिटी या मॉर्टिलिटी शब्द लिखा हुआ है, आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। गॉट इट। जनरल स्टडीज पेपर 2 में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फॉर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज आपको काम आएगी। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों। आई होप आपको पसंद आए हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वो लोग जो किसी बड़े टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हैं, किसी मतलब ऐसे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं जहाँ पे प्रेपरेशन होती है, जहाँ पे खूब सारे बच्चे हैं, वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। देखिए शेयर करने में आपका तो कुछ जाएगा नहीं, कुछ और लोग पढ़ लेंगे, और इससे आप मेरी जरूर मदद कर पाओगे। तो ये जरूर करना अगर कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।